पढ़ना तो है ही तो कुछ काम करेंगे, पढ़ना तो है ही तो कुछ काम करेंगे और बोर्ड में ज़्यादा नंबर लगाकर गांव का नाम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? रिजल्टपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो है हम लोग इकाई 3 अध्याय 3 जो ज्योग्राफी है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नोट्स भली भांति से समझने वाले हैं। तो ये जो है इस चैप्टर का नाम है मानव विकास, इसका मैं बेस्ट नोट्स देने वाला हूँ। फिर से एक बार रिजल्टपुर में आपका स्वागत करता हूँ। मैट्रिक और इंटर की बेस्ट तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर से ज़्यादा देर न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले पाठ के अनुसार जो मानव विकास है चैप्टर का नाम ही है, तो इसका मतलब क्या होता है आपको इसको समझना चाहिए। तो मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। प्यारे बच्चों, मानव विकास क्या है? बस इतना समझ लीजिए कि हर एक दृष्टिकोण से वृद्धि की प्रक्रिया है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे शिक्षा हो, तो सब में वृद्धि की प्रक्रिया को मानव विकास कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब फिर से आते हैं, अगला बिंदु है, मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बताने वाला हूँ। मानव विकास का कुछ तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं का भी थैला है। ऐसा नहीं है कि विकास से केवल अवसर उत्पन्न होते हैं, बल्कि उसमें कुछ कमियां भी है, उपेक्षा भी होती है। कुछ लोगों का विकास होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। यार बच्चों, छोटे से क्षेत्र को आधुनिक सुविधाएं मिली है, किंतु बड़े क्षेत्र को असुविधाएं ही मिली है। आपको पता है कि कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ मिली है, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेज, और आप ही लोग के गांव में देख लीजिएगा, वहाँ ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छे अस्पताल है, ना अच्छे स्कूल है। तो विकास का मतलब होता है जो सबका हो, इसी को कहेंगे विकास। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को विकास मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। विकास का संबंध मानवीय दशाओं से भी है। प्यारे बच्चों, विकास से प्रदूषण और मौसम परिवर्तन भी होता है। विकास से प्रदूषण होता है। विकास करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को, खास तौर पर ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम को ज़्यादा से ज़्यादा जलाना पड़ता है। इससे पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है। तो वह विकास तो शहर वालों के लिए अच्छा है, लेकिन गांव वालों के लिए तो अच्छा नहीं है। 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये यूएनडीपी जो था, पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया। मानव विकास रिपोर्ट का माने HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जारी किया गया कब? 1990 में। तो जारी किया गया। ये HDI क्या होता है? तो ये अलग अलग देशों के मानव विकास को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, जो दुनिया में अलग अलग देश हैं, तो किस देश का मानव विकास ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है, इसको ही दर्शाता है। अलग अलग देशों के मानव विकास को यह दर्शाता है। और 2016 में HDI में भारत का स्थान कितना था? 131वां था। कितना देश के बीच में? 188 देशों के बीच में। यह हमारे लिए डूब मरने जैसी बात है। प्यारे बच्चों, दुनिया में 188 देश के सर्वे में, रिपोर्ट में हमारा स्थान 131वां है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जब अन्य देश हमसे आगे हैं? तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ और आप समझिएगा कि HDI में जो पूरा फुल मूल्य होता है, पूर्ण अंक होता है 1, तो 1 से कम ही होता है, मतलब 1 के निकट जिसका जितना ही ज़्यादा HDI में होता है स्थान, उसको नंबर 1, 2, 3 यानी ऊपर के स्थान में रखा। जैसे नॉर्वे, नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसका जो HDI में जो मूल्य है 0.949 है, और पूरा दुनिया में मानव विकास में यह सबसे आगे है। तो इसका स्थान पहला है प्यारे बच्चों। और अगला है जर्मनी, इसका स्थान चौथा है। और जो अमेरिका है इसका स्थान 10वां है। यानी कि अमेरिका से भी ज़्यादा खुशहाल लोग नॉर्वे और जर्मनी में रहते हैं। अमेरिका में भी गरीबी होती है। तो हम लोग देखते हैं अपने प्यारे देश भारत के बारे में को। तो भारत जो है इसका पोजीशन 131वां है।
और फिर से अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को भी देख लें तो पाकिस्तान का पोजीशन 147वां है, यानी कि पाकिस्तान के लोगों से अच्छी स्थिति भारतीय लोगों की है। और लेकिन पाकिस्तान से अच्छी स्थिति एक और चीज़ की है, बांग्लादेश की है। प्यारे बच्चों, बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान में भी हुआ करता था, उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और बांग्लादेश के लोगों ने क्या गजब का कमबैक किया है और उन लोगों ने विकास में पाकिस्तान को भी मात दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो देश के कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होता है वहाँ के लोग कम गरीब होते हैं, क्योंकि उनमें खरीदने की क्षमता ज़्यादा होती है, सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलता है, तो उस देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जाता है। तो पीसीआई, ये प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में शॉर्टकट में कहते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि उपभोग में वृद्धि करती है, मतलब कि अगर आपके आय में वृद्धि होगी तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, जिससे नए आप जो खर्च ज़्यादा करेंगे तो उत्पादन कंपनियां ज़्यादा करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो क्या करती है, गरीबी को कम करती है। गरीबी किसे कहते हैं, तो रैगनर नर्क्स ने कहा था गरीबी गरीबी को जन्म देती है। 10वीं कक्षा में आप लोगों को याद होगा, मैं पढ़ाया हूँगा। सॉरी, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़े नहीं होंगे, लेकिन अब पढ़ सकते हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बच्चे, गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। वंचित का मतलब समझते हैं ना, कि किसी भी आवश्यक, जिससे व्यक्ति आवश्यक। वंचित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके गांव में जो है प्रसाद का वितरण हो रहा है और आपको नहीं दिया गया, तो आप वंचित हो गए उसको लेने से। तो यही है, गरीबी जो है वंचित रहने की आवश्यकता है। किन चीज़ों से, शिक्षा से वंचित रहने की आवश्यकता की अवस्था है, स्वास्थ्य से वंचित रहने की अवस्था है। अब गरीब जो है अपना बेटा को क्यों नहीं पढ़ा पाता है, क्योंकि वह गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका बेटा गरीबी के चलते शिक्षा से वंचित रह जाता है। अच्छा इलाज गरीबों का नहीं हो पाता है, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छे खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छा घर नहीं बनवा पाते हैं, गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं। तो गरीबी मुख्य रूप से कहा जाए शॉर्टकट परिभाषा तो वंचित रहने की अवस्था है, जिससे व्यक्ति आवश्यक ज़रूरतों को भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। जो उसको चाहिए, क्या चाहिए किसी व्यक्ति को, आवश्यक वस्तु क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा मकान यानी कि भोजन और घर उसको नहीं मिल पाता है, और कपड़ा भी सही से नहीं पहन पाता, यही है गरीबी। प्यारे बच्चों, गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा क्या है, तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है ना, जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति अपनी आवश्यक ज़रूरत को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा को पॉवर्टी लाइन कहते हैं, और जो ऊपर होते हैं उनको एपीएल यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। तो गरीबी के आंकड़ा भारत में एक जैसा नहीं है। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दादर नगर हवेली में गरीबी की जो है उनकी गरीबों की संख्या 30% से भी अधिक है, यानी कि वहाँ की जनसंख्या 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। जबकि गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या 10 से 20% है। और वहीं पर देख लीजिए आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ की जो जनसंख्या है मात्र 10% ही गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि यहाँ के अधिकांश लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर राज्यवार गरीबी को देखा जाए कि किस राज्य में गरीबी अधिक है, किस राज्य में कम है, तो उसका एक डाटा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मात्र जो है आंध्र प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जो है 9.20% लोग रहते हैं, जबकि वहीं अरुणाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 34.67% है। अपने प्यारे राज्य बिहार का देखा जाए तो यहाँ पर 33.74% लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे है, अर्थात वे शिक्षा, स्वास्थ्य को जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके पास खाने के लिए भी समस्या है। वहीं देखा जाए तो मणिपुर में भी खूब सारा गरीबी है, 36.89%।
लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में, उनके यहाँ गरीबी रेखा के लोगों की संख्या बहुत कम है। जैसे दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में जो है मात्र गरीबी रेखा से नीचे 9.91% लोग हैं। गोवा में तो मात्र 5.09% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस डाटा को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि खास तौर पर उत्तर भारतीय जो राज्य हैं वे गरीबी रेखा से अधिकांश वहाँ के लोग नीचे हैं, और वहीं पर पश्चिम और दक्षिण भारतीय राज्य के लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर है। जैसे उड़ीसा बहुत गरीब राज्य है ये भी। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को चलाया है। आप लोग इसके बारे में जाने होंगे। पहले कुछ साल पहले जो है नेता लोग, टीचर लोग, अफसर लोग सब कोई झाड़ू ले लेके सड़क पर दिख जाता था स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने के लिए। आपके नोट पर भी स्वच्छ भारत अभियान लिखा रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो कारखानों से निकलने वाले विषैले और जैविक प्रक्रियाओं से नष्ट न हो पाने वाले कचरे, शहरों के सीवर, खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य से संबंधित बहुत खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत नियम, उनमें से एक है। प्यारे बच्चों, तो भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, जैसे कि नदियों की सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, और गांव-गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं इसी मिशन के कारण, जिसका उद्देश्य है कि भारत से जो है जो भारतीय लोग जो है और भारतीय लोग और भारतीय फैक्ट्रियों से जो कचरा और विषैला चीज़ निकल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, प्रदूषण को समाप्त किया जाए। तो आगे आते हैं कि भारत सरकार ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है उसका उद्देश्य क्या क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है कि देश को खुले में शौच से मुक्ति दिया जाए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो खुले में शौच करने जाए। आप लोगों के लिए और पूरे भारत के लिए यह बहुत शर्मनाक बात है कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी भारतीय लोग खुले में शौच करने जाते थे, क्योंकि उनके पास शौचालय बनाने का भी पैसा नहीं था। कुछ लोग गरीबी के चलते खुले में शौच करते हैं, कुछ लोग शौक से जो है शौच करने जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाहर जो है थोड़ा सा हवा में, खुली हवा में जो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब शौचालय का यूज नहीं करते हैं। बहुत लोग को के लिए सरकार जो है शौचालय बनवा दी है, उसमें लावना मतलब कि जलावन की लकड़ी रख रहे हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति था जिसने शौचालय जो सरकार बनवाई थी उसमें दुकान, किराना दुकान खोल लिया था। इसके अलावा जो नगर निगम है, जो शहर में देखते हैं वहाँ कचरों का क्या किया जाता है, सड़क नगर के जस्ट किनारे जो है वो उसका ढेर लगा दिया जाता है। तो उसका भी वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की जा रही है। कचरों से अब सड़कें बनाई जा रही है और सामुदायिक शौचालय भी बनाया जा रहा है, सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया जा रहा है। फिर बच्चों, ग्रामीण भारत में जो घरों से होने वाला प्रदूषण है वो भी कम नहीं है। यहाँ की महिलाएं जो हैं वह लकड़ी से या उपले से खाना बनाती है, इसलिए उनको साफ ईंधन के तौर पर एलपीजी सरकार जो है सुलभ करवा रही है। लेकिन क्या बताएं आप लोगों से, वह एलपीजी गैस इतना ना ज़्यादा महंगा है कि महिलाएं उन एलपीजी गैस रहते हुए भी फिर जलावन पर चली गई हैं। फिर बच्चों, जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था भी सरकार अब करा रही है। यह स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। जो अपरंपरागत ईंधन के स्रोत है, जैसे कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा सरकार दे रही है। फिर भारत में साक्षरता दर को देखें तो कुछ राज्य में साक्षरता दर काफ़ी अधिक है और कुछ राज्यों में साक्षरता दर काफ़ी कम है। प्यारे बच्चों, जो साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर जो है उस राज्य के एक विकास का ही सूचक होता है। जहाँ के लोग जितना ही ज़्यादा साक्षर यानी पढ़े लिखे होते हैं, वह राज्य जो है बहुत जल्दी विकास के क्रम को हासिल कर लेता है। और जैसे जम्मू कश्मीर का साक्षरता दर कितना है, तो 68.74%, और महिला साक्षरता है 58.01%। देखिएगा प्यारे बच्चों, जहाँ भी आप लोग देखेंगे तो पूरे भारत में साक्षरता दर कितनी है, 74.04%, तो और महिला साक्षरता 65.46%। तो लोग जो है महिलाओं को हीन भावना से ग्रसित होकर, क्योंकि अपना देश पुरुष प्रधान देश है,
तो पुरुष प्रधान देश है, बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। तो इसके लिए महिला साक्षरता दर तो पहले काफ़ी कम थी, लेकिन अब बढ़ा है। उसी तरह आप देखते हैं अपने प्यारे राज्य बिहार की परिस्थिति को देख लीजिएगा ज़रा, तो यहाँ पर 63% ही साक्षरता है। देख लीजिएगा, देश की जो साक्षरता दर है, औसत जो है साक्षरता उससे भी कम है, और महिला मात्र 53.33% यहाँ की साक्षर है। उसी तरह आप लोगों को पता चलेगा कि झारखंड में 67.63% है, और वहीं आप लोग देखिएगा जहाँ पर साक्षरता दर ज़्यादा है वहाँ के लोग ज़्यादा विकसित है। जैसे कि आप लोग देखिएगा तमिलनाडु की साक्षरता दर 80.33% है, गोवा की 87.44% है, और फिर से कर्नाटक की 75.60% है। और यहाँ पर देखिएगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर किसका दिख रहा है, तो 93.91% के साथ केरल साक्षरता दर में सबसे आगे है। और वहाँ की महिला साक्षरता देख लीजिए 91.98, लगभग 92% महिलाएं वहाँ की साक्षर है। तो बहुत सबसे अधिक साक्षर राज्य में जो है केरल का स्थान आता है। उसके अलावा लक्षद्वीप भी उसी से सटा हुआ राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की साक्षरता दर भी काफ़ी ऊंची है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, जैसे कि बिहार आ गया, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाला डाटा में तो देख सकते हैं कि इस वाला डाटा में सबसे कम बिहार की साक्षरता आपको दिखाई दे रही है, मात्र 63.82%। इसीलिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 70 है, छत्तीसगढ़ में 71 है ना। तो कम सबसे साक्षर राज्य बिहार ही है। प्यारे बच्चों, आगे आते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से कुल हुई मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो 1000 व्यक्ति में से एक साल के अंदर जितने लोग मर जाते हैं उसको मृत्यु दर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 व्यक्ति आपके गांव में हैं, उसमें से 4 लोग एक साल में मर गए, तो वहाँ की मृत्यु दर 4 ही हुई। फिर जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, तो किसी देश के लोगों की औसत उम्र को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 80 साल में मर जाता है, या कोई 70 साल में, कोई 30 साल में, तो एवरेज जो उम्र होता है, औसत उम्र होता है, उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा जापान के लोगों की होती है, लंबे समय तक जीते हैं। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, चूँकि इसके बारे में अब परिभाषा आपके पुस्तक में नहीं दिया है, लेकिन इनके बारे में बताया है, तो आप में से बहुत लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो प्रति 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अब 1000 लड़कों के ऊपर 980 लड़की है, तो लिंगानुपात 980 कही जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा रिकॉर्ड आप लोग देख लीजिए कि मृत्यु जो दर है 1951 में मात्र 25.1% थी, और 25.1% का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि 100 लोगों में से 25 लोग जन्म के समय में ही मर जाते थे, या फिर 2015 में वो घटा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारत भी आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि हो रही है, तो लोगों का एज जो है बढ़ा है। इसके अनुसार जीवन प्रत्याशा 1951 से 2015 की अवधि में भी काफ़ी बढ़ी है। अब 1951 में कितना था, 37.1%, एक वर्ष, यानी कि औसत उम्र भारतीय लोगों की 37 साल ही थी। अब 2015 में हो गया है 66.9 वर्ष, यानी कि लोगों का जीवन प्रत्याशा बढ़ा है। सबको जो है अब भूखमरी खत्म हो गई है, इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना। स्त्री की जीवन प्रत्याशा 1951 में मात्र 36 वर्ष थी। 36 वर्ष ही औसत उम्र में वे मर जाती थी, जबकि अब 70 वर्ष हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए, जन्म दर भी हमारे यहाँ काफ़ी जनसंख्या पहले अधिक बढ़ती थी। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं ना, जीवन प्रत्याशा, बहुत ऐसे लोग थे जिनके 8 बेटे इसीलिए होते थे कि उनको पता था कि 2-4 तो इसमें से मर ही जाएगा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जन्म दर इसलिए घटा है क्योंकि सबको पता है सब चीज़ का अब इलाज है। अब ऐसा बात नहीं, बहुत लोगों का एक ही बेटा रह रहा है, तो वो लोग जानता है कि भाई अब स्वास्थ्य में सेवा में किसी कमी नहीं है, तो फिर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। इस तरह से अभी जो है
जन्म दर है 20.8 आ गया है। बहुत अच्छा काम हुआ है भारत सरकार के द्वारा और भारतीय लोगों के द्वारा। प्यारे बच्चों, फिर हम आते हैं आगे कि आप लोग देखें लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात जो है ये जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे लिंग अनुपात जो है बढ़ना चाहिए, तो हो क्या गया है, घटा है लिंग अनुपात। अर्थात अब लड़कों की संख्या बढ़ते जा रही है और लड़कियों की संख्या घटते जा रही है। इस तरह से देखा जाए तो वह दिन दूर नहीं है जब लड़कों को शादी करने के लिए दहेज देना पड़ेगा। हमको तो अभी समझ में नहीं आता है रिकॉर्ड देखकर कि जो लड़की वाले हैं दहेज देते क्यों है। आपको यह पता होना चाहिए जी, लड़का का संख्या तो ज़्यादा है, लड़की का कम है, लेकिन दहेज देने का भी कई सारे कारण हैं। जैसे कि लोग अपना से ऊंचा स्थान देखते हैं, सब किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। अब सब कोई ऋतिक रोशन से ही शादी करेगा अपनी लड़की का, तो सब ओम पुरिया अमरीश पुरिया कहाँ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा होगा वो दहेज की मांग करबे करेगा। तो लिंग अनुपात क्यों घटा है? केरल अपवाद है, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से अधिक है। आपका इसका कारण किसको मान सकते हैं? तो शिक्षा को मान सकते हैं। आप लोग देखिए कि सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भारत में केरल ही है, इसलिए वहाँ लड़कियों की संख्या घटने के बजाय बढ़ी है। पंजाब हरियाणा में तो स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब समझिए वहाँ 850 ही आ गया है लिंगानुपात, अर्थात 1000 लड़का पर मात्र 850 गो लड़की है। इससे आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितना ख़राब है। अब 1000 में से 850 गो लड़का का तो शादी हो जाएगा, बाकी 150 लड़का का शादी किससे होगा? दूसरा राज्य से लड़की मंगाना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा। फिर आते हैं कि मानव विकास सूचकांक में तो भारत का स्थान देख लिया। भारत में के जो राज्य हैं उनकी भी स्थिति एक जैसी नहीं कि सभी राज्य एक जैसे विकसित है, एक जैसे खुशहाल वहाँ के लोग नहीं हैं। से केरल का स्थान मानव विकास HDI में भारत में सबसे आगे 1 नंबर है। देख लीजिए, फिर से शिक्षा के महत्व को आप लोग समझ लीजिए। जहाँ शिक्षा की दर अधिक है वहाँ मानव विकास ज़्यादा हुआ, अधिक हुआ है। दिल्ली का दूसरा नंबर है और हिमाचल प्रदेश का तीसरा नंबर है और गोवा का चौथा नंबर है, पंजाब का 5वां है और उत्तर पूर्व का 6ठा है, महाराष्ट्र का 7वां है, तमिलनाडु का 8वां है, हरियाणा का 9वां है, जम्मू कश्मीर का 10वां है, गुजरात का 11वां, कर्नाटक का 12वां, पश्चिम बंगाल का 13वां। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ज़रूर ही पता चल गया होगा कि ये जो अभी तक जितना मैं राज्य आपको दिखाया हूँ ये सभी राज्य में ही लोग जाते हैं काम करने। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग डेवलप हो गए हैं, उनका विकास दर ऊंचा हो गया, वहाँ के लोग शिक्षित भी अधिक है। और अपने माता पिता से इस बात पर चर्चा जरूर कीजिए और बताइए उनको कि पिताजी आप जात देख के धर्म देख के वोट देना छोड़ दीजिए और वोट किस आधार पर दीजिए? विकास के आधार पर, ताकि हम लोगों का भी सूचकांक सुधरे, हम लोग भी नंबर 1 पर आए जैसे केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश है। फिर आते हैं, देखते हैं विकास दर बिहार का HDI कितना है। तो बिहार में, बिहार की स्थिति को देखिएगा कितना चिंताजनक है। 21वां स्थान है प्यारे बच्चों भारत में। अब 28 गो राज्य है जिसमें से 20 गो राज्य बिहार से डेवलप है, वहाँ के लोग यहाँ से ज़्यादा खुशहाल है। अब देख लीजिए आप कहाँ हैं और किस चीज़ की आपको आवश्यकता है। फिर आगे आते हैं, विगत 300 वर्षों में संसाधनों में थोड़ी वृद्धि हुई है। पता है ना, 300 साल में संसाधन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या में विपुल वृद्धि हुई है, काफ़ी खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है। इसका मतलब यही हुआ कि जनसंख्या में विस्फोटे हुआ है, लोग खूब ज़्यादा बढ़े हैं लेकिन उनके संसाधन बहुत कम बढ़ा है। तो जितना कम संसाधन कम होगा उतना ही लोगों को बाद में समस्याएं होंगी। अब पानी कम हो जाए तो सोच लीजिए कि जनसंख्या पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से पानी तो जितना आज से 1000 साल पहले पृथ्वी पर था आज भी उतना ही है। संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। शक्तिशाली वर्ग जो है संसाधनों का भंडारण कर रहा है। जो अमीर लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ज़मीन ज़्यादा खरीद रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को खरीद के और भंडारण कर रहे हैं। आज जो निर्धन है उनके संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं, निर्धनों के पास जो चीज़ है वो ख़त्म होती जा रही है। इसी से एक बहुत ही बड़े विद्वान थे रॉबर्ट माल्थस, इससे बहुत चिंतित थे
और खुद अपने देश में बापू हमारे गांधी जी विकास, पर्यावरण, औद्योगिकरण के प्रति आशंकित थे। उनका मानना था कि विकास जो होती है वह सबको होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा था, जो संसाधनों का जो दोहन था उसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था के नाम से भी उन्होंने बताया था। और ये भी कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो गांधी जी के जो विचार है वह क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में छपी थी। शुमाकर की पुस्तक जो थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये 1974 में छपी थी। ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में छपी थी। और अंत में एजेंडा 21 जो है, जो रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993 में प्रतिध्वनित हुआ था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे कमेंट करके अपने समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जो कुछ भी आपके मन में होगा आप हमसे बेधड़क पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ आपके लिए। और ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बताइए उनको कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी जो है इस चैनल पर हो जाएगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,